नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी घटना चक्र की दूसरी क्लास लेकर आया हूं और ये जो क्लास है ये भारतीय इतिहास या इंडियन हिस्ट्री की होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके पहले हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है और ये हमारी सेकेंड क्लास होने वाली है, ठीक है। और ये जो क्लास है ये बीपीएससी घटना चक्र की बुक से करवाई जा रही है, तो ध्यान से देखिएगा। और ये जो क्लास है आपकी बीपीएससी TRE 4 और आप सभी को पता है कि जो 17th बीपीएससी का पेपर है होने वाला है प्रीलिम्स का, उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 17th जो बीपीएससी प्रीलिम्स की जो फॉर्म भरने की डेट है वो भी अनाउंस हो गई है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसके लिए भी आप लोग सभी लोग तैयार हो जाइए और जितना हो सके अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम हो सकता है कि बहुत जल्द करवा लीजिए। 2 से 3 मंथ का टाइम मिलेगा, उसी के अंदर आपका लगभग अक्टूबर तक इसका एग्जाम बीपीएससी जो 17th बीपीएससी है इसका भी एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। और ये जो न्यूज है 17th बीपीएससी के नोटिफिकेशन की, ये आज ही आई है निकल के, तो आप सभी लोग आपने जरूर देख लिया होगा। नहीं देखा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे हमने डाल दिया है, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 31 नंबर से। हमने इसका पूर्ण रूप से रिवीजन के तौर पर एक तरह से कर रहे हैं, और जो साथी नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे बीपीएससी स्पेशल, जीके जीएस और बिहार स्पेशल की क्लास ये होने वाली है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? इसका आंसर आप सभी से कल की क्लास में पूछा गया था, और इसका आंसर क्या होगा? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। याद रखेंगे उदयन जो थे, उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर को बसाया था, और इन्होंने ही राजगीर या राजगृह था, राजगीर से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र में। इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र में बनाया था। मगध नरेश उदयन के शासनकाल के सर्व प्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये आपका बीपीएससी 48 और 52 दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बीपीएससी प्री एग्जाम में 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। और ये क्वेश्चन और भी अदर एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। जितने भी बिहार के एग्जाम है सभी के लिए जो ये जीएस की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश, नंद वंश, गुप्त वंश या लिच्छवी? याद रखेंगे लिच्छवियों के द्वारा सबसे पहला, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी गणराज्य के द्वारा स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ के सर्व प्रमुख थे। जो लिच्छवी गणराज्य था ये वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? प्रारंभिक राजधानी की बात करेंगे कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी, ये बताना है आपको। पुत्र वैशाली, राजगृह या गिरिव्रज या चंपा? भाई मैंने राजगीर बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। ये राजगृह है, बार बार राजगीर ध्यान में आ रहा था, लेकिन राजगृह है, याद रखिएगा राजगृह है। तो ये राजगृह या गिरिव्रज मगध की प्रारंभिक राजधानी होती थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश का था, और इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी, और इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 34। 34 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? बहुत बार इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये 2 बार पूछा गया, 53 और 55 बीपीएससी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अजातशत्रु जो था उसके वंश का क्या नाम था? मौर्य, हर्यक, नंद या गुप्त? अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश, याद रखेंगे।
इसके वंश का नाम था हर्यक वंश। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। मगध का जो शासक था अजातशत्रु, इसका टाइम पीरियड था 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व, और अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन के द्वारा की जाती है, और कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी, याद रखेंगे। इसके पुत्र उदयन के द्वारा अजातशत्रु की हत्या कर दी जाती है। प्रश्न 35 नंबर क्वेश्चन है, सैंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रोकोट नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स, बी स्मिथ, आर के मुखर्जी या डी आर भंडारकर? याद रखिएगा, विलियम जोन्स जो थे, विलियम जोन्स के द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनकी पहचान की गई थी सैंड्रोकोट्स नाम से। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न 36 नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? और ये इंपॉर्टेंट हुए क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? ए कनिंघम, ए एच दानी, ब्यूलर या जेम्स प्रिंसेप? याद रखेंगे कि ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। ये यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस एग्जाम में पूछा गया 2008 में, और ये 48 और 52 बीपीएससी प्री 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने, अंग्रेज विद्वान ने, अशोक के लेखों जो ब्राह्मी लिपि है इसका उद्घाटन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानाम प्रिय की पहचान सिंघल के राजा तिस्स से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसलिए सभी का जो डिटेल्स है ये भी करवा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा समय तक क्वेश्चन, और अगर डिटेल से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इसका नाम था इंडिका। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था, और सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, हर्नेसिक्रियस और अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं, और विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत इसमें मिलता है। अगला प्रश्न है 38, इंडिका का लेखक कौन था? अभी बताएं, मेगास्थनीज। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाए, पाटलिपुत्र के नगर का प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक से हमें प्राप्त होता है? याद रखिएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से उसका वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र जो नगर है इसका प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। अगला प्रश्न है 39, 39 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का या यूनानियों का? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो मेगास्थनीज था ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था। सेल्यूकस निकेटर जो था इसका दूत था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका विस्तार एक बार व्याख्या देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था, याद रखेंगे। इसके पूर्व वह आराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया और भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे अपने इंडिका नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 नंबर प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट की बात करेंगे तो वो थे बृहदत्त थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था और बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करने के बाद
जो है शुंग वंश की स्थापना होती है। शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो शुंग वंश की स्थापना भी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई है, याद रखें, पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है 41, 41 नंबर प्रश्न है, इस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। तो याद रखेंगे, रुद्रदामन प्रथम जो थे इनकी विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है जूनागढ़ अभिलेख में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन 130 से 150 ईसा पूर्व का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। अगला प्रश्न है 42, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? जैन धर्म जो है, जैन धर्म के प्रति किसका भारी झुकाव था? दशरथ, बृहदत्त, खारवेल या हुविस्क? याद रखिए, खारवेल शासक जो थे, खारवेल शासक का जो झुकाव था सबसे अधिक जैन धर्म के प्रति था। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल, चेदी वंश, याद रखेंगे, चेदी वंश के शासक थे खारवेल। प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है और इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है, ये भी आप याद रख सकते हैं, प्राकृत भाषा में है हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला क्वेश्चन है 43, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन से, चेदी वंश से, शातवाहन वंश से या रटभोजक वंश से? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे, इनका संबंध था उपरोक्त में से एक से अधिक। याद रखिएगा, जो खारवेल थे, खारवेल शासक का संबंध महामेघवाहन से भी था, क्योंकि महामेघवाहन जो था ये चेदी वंश का ही शासक था। याद रखेंगे, चेदी राजवंश का संस्थापक था महामेघवाहन, ठीक है, और इसीलिए इस वंश को महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है, चेदी वंश को, ये आप याद रखेंगे। और आप सभी को पता है कि जो चेदी और राजवंश है इससे संबंध था ही खारवेल का, इसलिए इसका एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, देखिए, कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ था और खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि खारवेल जो आपका जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है खारवेल, इसके बारे में कहाँ से हमें जानकारी मिलती है? याद रखेंगे, हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला प्रश्न है 44, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन, नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, तो इसी तरह से याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उनकी रचना का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्तियों में मिलता है और इसके लेखक हरिश्रेष्ठ थे। अगला प्रश्न 45, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था वह कौन था? याद रखेंगे, गुप्त सम्राट जो हुणों को पराजित किया था जिसने, उसका नाम था स्कंदगुप्त। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, सॉरी 455 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुए और यूएस राय के अनुसार इसे हुण आक्रमण का नेता खुशनवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई भी तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के पास 6वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों में हुणों ने कब्जा कर लिया था, याद रखें। अगला प्रश्न 46, 46 नंबर प्रश्न है, इस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता था। अपराहत भूमि की बात करेंगे तो बिना जोती हुई भूमि,
बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपराहत कहा जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं इसे? अपराहत। अपराहत इसको कहा जाता है। ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती ना की गई हो अपराहत भूमि कहा जाता था और यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद रहा। अगला प्रश्न 47। चीनी यात्री चुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की? ये बताना है। जो चीनी यात्री था उसके द्वारा भारत की यात्रा कब की गई? याद रखेंगे 515 ईस्वी से 520 ईसा पूर्व के मध्य चीनी यात्री चुंगयुन की ने भारत की जो है यात्रा की थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीनी यात्री चुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की पवित्र तिथियां एकत्रित किए, पवित्र प्रतिमाओं को एकत्रित किया था। अगला प्रश्न है 48। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ये बताना है। फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग या तारानाथ। याद रखेंगे 56 और 59 में यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। और हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? उसका नाम था वेनसांग। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय की सब प्रमुख घटना है चीनी यात्री वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने, पवित्र बौद्ध ग्रंथों का आकलन करने का, तो पवित्र बौद्ध ग्रंथों को उसने अध्ययन किया था जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति है तो उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईसा पूर्व में प्रस्थान किया और अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे क्या कहा जाता है? सी युकी। फाहियान द्वारा लिखे गए ग्रंथ को सी युकी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 49। 49 नंबर क्वेश्चन है कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया। इंडिका की बात करेंगे तो अभी बताया था आपको मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, और राजतरंगिणी आपकी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा था। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? जो उदंतपुर शिक्षा केंद्र है यह किस राज्य पर अवस्थित था? ये बताना है। ये आपका बिहार राज्य में अवस्थित था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो ये थे नान्यदेव थे कर्नाट वंश के संस्थापक। अगला कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमराव गांव इस गढ़ को बनाया था और कर्नाटक वंश का शासनकाल 1097 से 1397 मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। याद रखेंगे तो कर्नाट वंश के शासनकाल को ही मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। अगला प्रश्न है 52। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए कर्नाट वंश के संस्थापक थे नान्यदेव। कर्नाट वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम है हरि सिंह। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरि सिंह। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे जो यह कला और साहित्य के महान संरक्षक थे और इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है 53 नंबर क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल या धर्मशास्त्र के समय? धर्मशास्त्र के समय जो है ये अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियों तथा अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है
कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा इस नगर में आयोजित की गई थी, ये बताना है। जो कनिष्क का शासनकाल था, इस समय बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये चौथी बौद्ध संगीति थी। तीसरी बौद्ध संगीति आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में, याद रखेंगे। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, याद रखेगा। कश्मीर के कुंडलवन में यह हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे और यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया। जो बौद्ध धर्म के कठिन अंश थे, इनका नाम था सम्यक विचार। इन पर जो है यहाँ पर विचार किया गया, याद रखिएगा। एक पिटक पर भाष्य लिखे थे कनिष्क ने, इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। पिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विषामास्त्र कहा जाता है, याद रखेंगे। और उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह सप्तपदी गुफा में वर्णित कर दी गई है। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई और इसके अध्यक्ष थे आचार्य शाबक मीर। यह सर्वकामिनी का नाम था। अगला प्रश्न 55 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, महाकश्यप, संरक्ष या पार्श्व? उपरोक्त में से कोई नहीं। एक से अधिक 67 में बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया और याद रखिएगा इसके अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध संगीति के महाकश्यप। अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो अभी बताया था आपको, राजगृह या राजगीर। देखिए हमने पहले स्टार्टिंग में बताया था राजगीर, वो भी सही था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेलित करना है, याद रखेंगे। जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी, याद रखिएगा। कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी के पास में। तो ये ऑप्शन का 3 हो जाएगा। फिर आपको ज्ञान प्राप्ति, तो इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में। और प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया। निधन की बात करेंगे तो इनका निधन हुआ था कुशीनगर में, ठीक है। तो A3B2 ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ और काशी के ऋषि पत्नी सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया। और कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिससे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण आ गया। बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया? इसे महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है 58 नंबर क्वेश्चन है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति किसको हुई थी? तो ये गौतम बुद्ध जी को हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अभी बताया आपको। अगला प्रश्न है 59, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया और जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए। गलत। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, एकदम सही। गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया, गलत है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, ये भी गलत है। तो याद रखेंगे जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में ही महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह अपनी पीढ़ी का कौन सी पीढ़ी का है? तो 5वीं पीढ़ी का है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं 6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है और वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बन गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्षित? याद रखेंगे कनिष्क के शासनकाल में, जो कनिष्क का शासनकाल था और कनिष्क के द्वारा जो है तो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, याद रखेंगे। कनिष्क के शासनकाल में जो है इनको राजा के, याद रखेंगे, देवता का स्थान मिला था कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। और कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान में महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा यहाँ पे प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा 61,
ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ की थी, ये बताना है। वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या पाटलिपुत्र। क्या इस होगा इसका राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसका आंसर आपको कल की नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। और जो भी हमारे बीपीएससी टीआरई 4 के स्टूडेंट हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 के जो भी स्टूडेंट हैं, याद रखिएगा आपका जो नोटिफिकेशन है सितंबर जो है सितंबर लास्ट वीक में आने की संभावना है। कुछ सूत्रों से पता चला है कि जो है सितंबर लास्ट तक आपके बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। और अगर सरकार के द्वारा थोड़ा ज़्यादा जल्दी की गई विधानसभा चुनाव को लेकर के, ये और भी पहले आ सकता है। ठीक है, और अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और इसको जो है जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारी वहाँ पे PDF और जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 61 नंबर का प्रश्न का आंसर आप सभी लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।